हेलो स्टूडेंट्स। अभी हाल ही में इंटरमीडिएट का जो सेंटअप एग्ज़ामिनेशन है वो कंप्लीट हुआ है। जो 2022 का जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप लोगों ने सेंटअप एग्ज़ाम में बैठे थे। तो आज मैं फिज़िक्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन को बताने जा रहा हूँ। आपने जो भी आंसर अपने कॉपीज़ में लिखा है उसके साथ इसे मैच कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कन्वेक्स लेंस है, यानी कि उत्तल लेंस है। तो इसकी क्षमता क्या होगी, व्हाट इज़ द पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f अगर फोकस मीटर में हो, लेकिन यहाँ पर फोकस लेंथ दूरी जो है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में दिया है। सो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे 100/f। तो हमारा 100/20 यानी +5 डायोप्टर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर आता है डी आएगा, दैट इज़ 5 डायोप्टर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बारे में ये पूछ रहा है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है कांच से जल में। तो कांच से जल में अगर लाइट जाएगा तो क्या होगा, कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का 1.5 होता है, और जो वाटर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, यानी इसका 1.5 और इसका 1.33। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती हो। तो इस कंडीशन में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो पॉसिबल है। अगला है जल से कांच में। तो जल से कांच में यहाँ पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है जल से वायु में, यानी जो जल है अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.33, और जो वायु ने हवा का क्या होता है 1। तो यहाँ से जल से हवा में भी हो सकता है। और अगला है कांच से वायु में, यानी यहाँ पर दिया हुआ है ग्लास से एयर, यानी यहाँ भी हो सकता है। तो टोटल मिलाकर हमारा जो ऑप्शन बी है इस पे दिया हुआ है जल से कांच में, यानी वाटर से ग्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर जा रहा है। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। तो इसका आंसर होता है डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर आपका वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन हो जाएगा। 4th नंबर है आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में पहला दिया हुआ है परावर्तन, दूसरा दिया है अपवर्तन, तीसरा दिया है प्रकीर्णन, और चौथा है वर्ण विक्षेपण। तो जो स्काई होता है, जो आसमान होता है, इसका नीले रंग का कारण प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 5th है निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। क्वांटम प्रकृति का समर्थन प्रकाश विद्युत प्रभाव करती है, यानी इंग्लिश में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव होगा 0, धनात्मक एवं समरूप, धनात्मक एवं असमरूप, ऋणात्मक एवं समरूप। तो इसमें दिया हुआ है अगर कोई खोखला चालक है, अगर आप इसको यूनिफॉर्मली चार्ज करते समान रूप से पॉजिटिव चार्ज इसमें कर देते हैं तो सारा का सारा इसके पॉजिटिव चार्ज जो है इसके सरफेस पर रहता है, सतह पर रहता है। तो इसके अंदर क्या होगा, तो अंदर का जो होता है पोटेंशियल वो कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है पॉजिटिव एवं एक है इसमें ऑप्शन सी ये असमरूप, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है निगेटिव एंड ऋणात्मक एवं समरूप, तो ये भी हमारा नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव एवं
समरूप, धनात्मक एवं समरूप। ऑप्शन बी है पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। ऑप्शन ए 0 है, ये कभी नहीं होगा, तो हमारा यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धनात्मक एवं समरूप या फिर पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग क्या होगा। तो ये तो आपका किरचॉफ्स का नियम है, जिसमें दिया हुआ है द अलजेब्राइक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, या फिर इसे हम लोग जंक्शन भी कहते हैं। तो इसका टोटल सम क्या होता है, तो टोटल सम 0 होता है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 0। 8 में दिया हुआ है साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल t तथा महत्तम चाल भी हो, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा होगा। अगर कोई साइक्लोट्रॉन है तो साइक्लोट्रॉन में आपको पता है कि वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, वृत्तीय गति करता है, कोई भी चार्ज है। तो अगर इसका आवर्तकाल t हो, यानी एक चक्कर लगाने में ये t सेकंड का समय लगाता है, यानी दूरी कितना ट्रेवल करता है। अगर ये r रेडियस के पाथ में चलता है तो इसका दूरी हो जाता है s बराबर 2πr। तो इसका टाइम पीरियड अगर t हो तो t बराबर हो जाएगा 2πr/v। अब इसका चाल दे दिया है, महत्तम चाल भी, और टाइम पीरियड t, आवर्तकाल, तो दोनों में क्या संबंध आया, 2πr तो कांस्टेंट है, दैट इज t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, आंसर सी, t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी t इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब आते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पर। यहाँ दिया हुआ है किसी चालक को ई विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ये पूछ रहा है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया जाए तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें से चारों जो फॉर्मूला है उसमें ऑप्शन ए आपको सही दिख रहा है, जिसमें नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन है तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है नेगेटिव है, यानी जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसे रखेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका वेग होगा, वेलोसिटी होगा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आदर्श आमीटर यानी आइडियल आमीटर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस ये पूछ रहा है। तो आइडियल आमीटर जो है, आदर्श आमीटर जो है वो मैक्सिमम करंट को अपने से होकर गुजरने देता है, जिससे कि आमीटर जो है फुल रीडिंग जो 100% जो एक्यूरेट रीडिंग है वो बताता है। तो इसके लिए इसका जो रेसिस्टेंस होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आदर्श आमीटर के कंडीशन में आंसर इसका सी हो जाएगा, 0 रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, चुंबकीय यामुत्तर एवं भौगोलिक यामुत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो चुंबकीय यामुत्तर और भौगोलिक यामुत्तर के बीच का कोण दिक्पात कहलाता है, यानी डिक्लिनेशन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है और इसका डायमीटर यानी इसका व्यास आधा कर दिया जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। अगर कोई वायर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई वायर है, इसका लेंथ L है और इसका डायमीटर जो है ये स्मॉल d है। तो अगर आप इसको खींचकर व्यास आधा करना है यानी d/2 कर देना है, तो अब ये मान लीजिए कि ये वायर जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो अब इसका लेंथ जो है वो L' हो जाएगा और आपने मान दिया कि इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। बट दोनों ही कंडीशन में दोनों का जो है वॉल्यूम वो सेम रहेगा, यानी आयतन सेम रहेगा। यानी अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इसका इनिशियल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा, हो जाएगा πd²/4 × L और ये वॉल्यूम बराबर हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम जो भी होगा, तो ये हो जाएगा पाई और d², तो यहाँ पर हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर और इसका by 4
और इंटू एल डैश ये हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा l/4 दैट विल इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा l डैश बाई 4 एंड 4 दैट इज 16। तो यहाँ से हमें l डैश का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4l, यानी इसका जो लेंथ है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जब लेंथ 4 टाइम्स बढ़ जाएगा तो इसका रेसिस्टेंस कितना टाइम बढ़ जाएगा, तो r डैश विल इक्वल टू क्या हो जाएगा रो l अपॉन ए, एरिया हो जाएगा ए डैश और रो एल डैश। तो यहाँ पर रो एल डैश का वैल्यू हम रख देते हैं 4l बाई ए डैश का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो ए डैश का वैल्यू हो जाएगा पाई डी स्क्वायर यानी d/2 का होल स्क्वायर n/4। तो यहाँ हो जाएगा कैलकुलेशन जब हम करेंगे 2 दूना 4, 4 गुना 4 16, तो 16 और ऊपर में ये आ गया 4l, तो 16 गुना 4 64 रो l बाई पाई डी स्क्वायर। और इसका जो इनिशियल रेसिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा, तो रो l बाई ए यानी रो l बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 रो l बाई पाई डी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि r डैश भी हमें मिल गया और r भी मिल गया। तो कितना टाइम ये इंक्रीज हुआ, 4 रो l बाई पाई डी स्क्वायर से 64 रो l बाई पाई डी स्क्वायर। तो r डैश बाई जब r हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64/4 दैट इज़ 16, यानी 16 गुना r डैश का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 16 गुना हो जाएगा यानी 16r हो जाएगा, और ऑप्शन हम क्या करेंगे डी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है संधारित्रों के समांतर संयोजन, यानी कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें, जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। तो पैरेलल में हम जब हम कनेक्ट करेंगे तो कौन सा चीज़ कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है। पहला दिया है आवेश, दूसरा दिया है ऊर्जा, तीसरा दिया है विभवांतर और चौथा दिया है धारिता। तो आवेश जो है समांतर क्रम संयोजन में पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में वो दोनों में अलग अलग हो सकता है, एनर्जी भी दोनों का अलग अलग हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है, लेकिन कैपेसिटेंस या धारिता जो भी है अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आंसर सी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना होगा तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज में जो आवेश है उसमें उसके द्रव्यमान से भागा दे देंगे। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 गुना 10 का पावर, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, और जो द्रव्यमान इसका होता है वो होता है 9.11 गुना 10 का पावर -31 kg। तो इसके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.8 गुना 10 का पावर 11 कूलम पर kg, यानी आंसर सी जो है हमारा ये बिल्कुल सही है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, दिया है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में लपोटों की संख्या N1 एंड N2 है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो जैसे ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात आती है तो उसमें जो N1 और N2 है उन दोनों में क्या रिलेशन होगा। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ जाता है तो वोल्टेज तभी बढ़ेगा जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, फेरों की संख्या बढ़ जाएंगी, यानी N1 की संख्या जो है N2 से कम होगी। तो यानी N2 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एन स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट इन एयर, हवा में कह रहा है। तो आपको पता है किसी भी चार्ज से जो फ्लक्स निकलता है किसी भी गॉसियन सरफेस से होकर जो हम लोग मानते हैं तो फाई इजकल टू दिया रहता है Q/ε0। तो इकाई धनावेश से यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा 1/ε0। तो यहाँ पर ε0 का इन्वर्स हो जाएगा फाई का वैल्यू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हमें सही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता
5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या है। यानी 64 जो है आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, एक जैसा ड्रॉप है, बूंद है, और प्रत्येक का जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो 5 माइक्रोफैराड का है। तो छोटा छोटा जो है मान लिया कि बूंद है, जिसमें एक का रेडियस जो है स्मॉल आर हमने मान लिया। तो गोलीय चालक की जो धारिता होती है, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये सब मिलकर अगर जुड़कर एक बड़ा सा ड्रॉप बनाता है जिसका रेडियस हमने कैपिटल आर मान लिया, तो इसका जो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो मान लिया इसका कैपेसिटेंस है C डैश, तो C डैश का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो C डैश का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर। तो अब हम R और इस R के बीच अगर रिलेशन निकाल दे तो हम C डैश बाई C का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो आएगा R बाई R। तो अब हम इन दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए सारे के सारे मिलकर अगर एक बड़ा सा ड्रॉप बनाएंगे, बड़ा सा बूंद बनाएंगे, तो इसमें जो सबका वॉल्यूम है वो ऐड हो जाएगा। यानी 64 इंटू एक ड्रॉप का वॉल्यूम, एक बूंद का वॉल्यूम, ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। मान लिया V डैश हो गया, तो 64 इंटू एक स्फेरिकल ड्रॉप बूंद है यानी गोलाकार शेप का है, तो उसका आयतन क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर। अब एक बड़ा गोला बन गया, बड़ा ड्रॉप बन गया, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई एंड कैपिटल आर का क्यूब। तो 4/3 और पाई, 4/3 और पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, यानी आर क्यूब इजकल टू 64 इंटू स्मॉल आर क्यूब, यानी कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 4R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैपिटल आर का वैल्यू 4R/R रखेंगे, तो हमारा C डैश का वैल्यू जो है C के कंपेयर में 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यानी बड़े बूंद की धारिता अब क्या होगी, तो पहले था 5 माइक्रोफैराड, अब हो जाएगा 4 गुना 5 यानी 20 माइक्रोफैराड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड धारिता के लिए 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता क्या है। तो देखिए न्यूनतम धारिता और अधिकतम धारिता ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको 6 माइक्रोफैराड का 3 कैपेसिटर दिया हुआ है। तो अब मान लीजिए कि न्यूनतम कब प्राप्त होता है या अधिकतम कब प्राप्त होता है, तो सबसे मिनिमम तभी प्राप्त होगा जब आप इनको सीरीज में जोड़ेंगे। तो देखिए जब आप सीरीज में जोड़ेंगे 3 कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड का, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा यानी समतुल्य धारिता होगा, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी 3/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो C का वैल्यू आ जाएगा 6/3 यानी 2 माइक्रोफैराड। यानी सबसे कम धारिता क्या होगी यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, और सबसे अधिक कब होगी जब पैरेलल में करेंगे, तो पैरेलल में C इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 18 माइक्रोफैराड, ये सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए, सबसे पहले पूछ रहा है न्यूनतम फिर अधिकतम यानी मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 18, तो यहाँ पर ऑप्शन C हमारा दिख रहा है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। मैग्नेटिक फील्ड के चलते, चुंबकीय क्षेत्र के चलते ऐसा कौन सा रे है जो विक्षेपित नहीं होती है। तो अल्फा रे पता है पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है। बीटा रे नेगेटिव चार्जेस वाले होते हैं, तो ये पॉजिटिव फील्ड की ओर अट्रैक्ट होंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड की ओर जरूर होंगे। गामा रे ना तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, तो हमारा ऑप्शन C होना चाहिए। और अगला जो है पॉजिटिव धन किरणें है यानी पॉजिटिव रेज है, तो ये तो कभी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि चुक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, पावर फैक्टर ऑफ ए चुक कॉइल। तो देखिए चुक कॉइल ऐसा डिवाइस है जिसमें इंडक्टेंस होता है, यानी कि इसमें कुंडली होती है, इसमें कॉइल होता है, तो कॉइल का जो रेसिस्टेंस है प्रतिरोध है वो नेग्लिजिबल होता है, जिसके चलते पावर लॉस जो है लगभग 0 होता है। तो जब पावर लॉस लगभग 0 होगा यानी उसमें कोई भी रेसिस्टिव सर्किट नहीं है। तो जब रेसिस्टिव सर्किट नहीं है तो इसमें जो पावर फैक्टर होगा वो
ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट और वोल्टेज के बीच प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, फेज एंगल, जिसे हम लोग कलांतर कहते हैं। तो इस स्थिति में कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, इसलिए शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, बायो सावर्त का गणितीय सूत्र है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो आपको 4 में से जो सही आंसर है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, देखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, बायो सावर्त नियम का गणितीय नियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निकेल के बारे में पूछ रहा है, कैसा ये पदार्थ है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और इनमें से कोई नहीं। तो निकेल जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक उभय उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। अब देखिए, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रत्येक तल का R1 और R2 का वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 यानी म्यू बराबर 1.5। लेंस की फोकस दूरी, तो आपको पता है फॉर्मूला 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/f इजिकल टू 1.5 माइनस 1 इंटू, अब देखिए इसमें जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक उभय उत्तल लेंस है तो एक जो है पॉजिटिव होगा और दूसरा जो है निगेटिव होगा। तो यानी एक प्लस 20 सेंटीमीटर होगा, एक दूसरा माइनस 20 सेंटीमीटर होगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा। तो 1/f विल इक्वल टू 0.5 इंटू 2/20 यानी 1/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/100। तो 1/f इजिकल टू 5/100, तो f का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100/5 यानी 20 सेंटीमीटर। तो f का वैल्यू ये पूछ रहा है, तो f का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 20, इस यहाँ पर आंसर होना चाहिए 20 सेंटीमीटर, सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश की एक किरण कांच से पानी में संचरण करती है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक दिया हुआ है और पानी का अपवर्तनांक यानी कि वाटर का दिया हुआ है। तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? तो क्रांतिक कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन IC यानी IC क्रांतिक कोण का वैल्यू होता है 1/μ। अब 1/μ मतलब जिस मीडियम से जिस मीडियम को जा रही है, तो यहाँ कांच से पानी में जा रही है यानी GW हम लिख देते हैं, G से W में जा रही है। तो 1/μ GW है, यानी इसको हम लिखेंगे 1/μg/μW। तो यहाँ पर साइन IC बराबर हो जाएगा μW/μg। अब μW कितना दिया हुआ है, देखिए 4/3, इसमें डिवाइड करेंगे μg से 3/2 से, तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 8/9। तो साइन IC इजिकल टू 8/9, तो IC इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 8/9। तो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, साइन इनवर्स 8/9। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 24 तक। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच कलांतर होता है 0, π/2, पाई 3π/4, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात ये कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर 2 रेज जो है किसी पॉइंट पर आकर मिलती है, 2 किरणें मिलती है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, कलांतर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होता है फाई का वैल्यू, वह 2n पाई के मल्टीपल में होता है, यानी n का वैल्यू हम 1, 2, 3, 4 इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू अगर हम 0 से लेंगे तो ये 0, देन 2 पाई, देन 4 पाई, इस तरह से फेज डिफरेंस हमको मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ 0 दिखाई दे रहा है, बाकी 2 पाई 4 पाई ये सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन का डैश समान होगा अगर कोई सेम वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन है और फोटॉन है, तो उनमें क्या चीज़, ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो सेम रहेगा। वेग दिया है, ऊर्जा दिया है, संवेग दिया है
और कोणीय संवेग दिया है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में अगर तरंगदैर्घ्य समान है तो लैम्डा इजकल टू होता है h/p। तो अगर दो पार्टिकल है, दो कण है, एक है इलेक्ट्रॉन एक है फोटोन, अगर दोनों का λ1 इजकल टू λ2 हमने मान लिया, तो इस कंडीशन में h/p1 विल इक्वल टू h/p2 होगा। h तो कांस्टेंट होता है, तो इस कंडीशन में p1 विल इक्वल टू p2 होगा। तो यानी आंसर यहाँ पर हमारा C हो जाएगा, संवेग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। Z परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। अगर कोई Z एटॉमिक नंबर वाला कोई एटम हो तो उसमें किसी भी उसके ऑर्बिट में किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो किसके समानुपाती होती है। तो देखिए, किसी भी निश्चित कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है उसे हम लिखते हैं E इजकल टू -mz² इंटू e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n² तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि mz² e⁴, यहाँ सब के सब जो है इनमें आपको क्वांटिटीज़ आपको पता है। m इलेक्ट्रॉन का मास होता है, z जो है परमाणु संख्या होता है यानी परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, e⁴ ई जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n जो है आपको कक्षा संख्या होता है, ऑर्बिट नंबर होता है, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर सब के सब कांस्टेंट अगर मान लिया जाए सिर्फ z को छोड़कर, तो यहाँ e विल प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमें z²। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 का A, यानी z² के प्रोपोर्शनल होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28, P प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है बोरॉन, बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें बोरॉन जो है वह त्रिसंयोजी अशुद्धि तत्व होता है यानी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होता है, इसलिए P टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बोरॉन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर है जो पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, और उनके साथ 4 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है जो उनके साथ सीरीज में है, और पॉइंट ए और पॉइंट के बीच जो है समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो पैरेलल में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, तो 3 और +2 यहाँ हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों का 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब 5 और 4 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन होगा, इसका समतुल्य क्या होगा, तो 5 और 4 ये पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा C इजिकल टू 5 × 4/5 + 4 यानी 9, तो ये हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड। तो यहाँ 29 का राइट आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया हुआ है मॉडेम क्या है। मॉडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है, मॉडेम इज ए डिवाइस किस चीज़ के लिए होती है, तो मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, दिष्टकरण और मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर बोथ मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन होगा। 31 में दिया हुआ है +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। हवा में जो है उनके बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = 1/4πε0 ×
Q1 Q2 बाई R। अगर इस फॉर्मूले पर हम लोग सबका वैल्यू रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू 10, Q2 का वैल्यू भी 10 और 10 माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, तो इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 एंड -6 दैट इज़ 10⁻⁻12 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई R यानी 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻, ऊपर का पावर हो जाएगा 9 एंड 2 11, 11 में से -12 को ऐड करेंगे तो -1 होगा और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी 9/4, 4 2 जा 8, 1 कैरी एंड अगेन 4 2 जा 8 एंड अगेन 1 कैरी एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 2.25 जूल। और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, एक जो है निगेटिव चार्ज है, तो हम आंसर हमारा -2.25 जूल हो जाएगा यानी 31 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 32 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है। निरक्षीय स्थिति का मतलब है इक्विटोरियल पोजीशन। तो इक्विटोरियल पोजीशन में जो डाइपोल होता है वो इस तरह से होता है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पर पूछ रहा है, यानी लंबवत जो लाइन इससे होकर जाए उसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव क्या होता है। तो इसमें विद्युतीय विभव जो है 0 होता है यानी इसका आंसर डी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 33, 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब है और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है यानी सीरीज में जोड़ा गया है। तो इनका जो सम्मिलित शक्ति है वो क्या होगा और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है। 60 वाट एंड 40 वाट का दो बल्ब है। तो देखिए अगर दो बल्ब है, दो पावर, उनका पावर अलग अलग है, P1 और P2 अगर मान ले यहाँ 60 वाट और 40 वाट। तो अगर दो बल्ब है जिनका पावर, एक का पावर है P1 और एक का पावर है P2, तो इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, सीरीज में जोड़ा जाए, तो इनका जो कंबाइंड पावर होता है P हो जाता है P1 P2 बाई P1 प्लस P2 यानी 60 इंटू 40/60 + 40। तो ये 100 हो जाएगा, कैंसिल होकर ये हमारा आ जाएगा 24 वाट। तो आंसर हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या होता है। तो जैसा कि हमको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है XL = ω/L यानी 2πfL होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है इंडक्टिव रिएक्टेंस का यानी प्रेरणिक प्रतिघात का। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 35, इसमें दिया हुआ है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी ये किसी भी वायर में 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है और इसमें पूछ रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है तो एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन उस तार से फ्लो होगा। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन है ये बनेगा Q = NE के फॉर्मूला से, क्वांटाइजेशन के फॉर्मूला से। तो Q यहाँ पर 1 एम्पियर है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है तो N का वैल्यू Q/E से हमारा आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 6.25 इंटू 10⁻18। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले
धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होता है, यानी टॉर्क इसमें पूछ रहा है किसी करंट लूप में जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m हो, जिसको किसी मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया हो। तो इसका आंसर जो है टॉर्क का फॉर्मूला m क्रॉस b होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर, शून्य, अनंत, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। यानी ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी के बारे में पूछा हुआ है, एक्सएम के बारे में। तो एक्सएम का वैल्यू जो है इसमें दिया हुआ अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर स्थिर हो जाएगा यानी कि कांस्टेंट। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 38। डायनेमो के सिद्धांत, कार्य का सिद्धांत ये पूछ रहा है। द वर्किंग ऑफ डायनेमो इसमें पूछ रहा है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो डायनेमो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य होता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो पावर फैक्टर यहाँ पर पूछा जा रहा है। एल आर परिपथ का पावर फैक्टर यानी कि एल आर सर्किट का पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, cos फाई इजिकल टू होता है R अपॉन Z। तो चूंकि ये RL सर्किट है तो RL सर्किट में इसका ऑप्शन बी से मैच करेगा, दैट इज R इजिकल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें करंट और वोल्टेज दिया हुआ है, इसके बीच जो है फेज डिफरेंस, फेज एंगल दिया हुआ है, फाई है। तो यहाँ पर वाटलेस कंपोनेंट पूछ रहा है, करंट का वाटलेस कंपोनेंट यानी वाटहीन घटक। तो वाटहीन घटक आई साइन फाई होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 41। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यानी अगर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर BH है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी मैग्नेटिक नीडल इज n। तो इसमें इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी मैग्नेटिक नीडल n दिया हुआ है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको पता है कि अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड दैट इज़ गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट आई बाई m एंड BH। यहाँ पर m जो है ये मास हो गया, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण हो गया, और BH क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र BH। तो यहाँ पर जो समय टाइम पीरियड दिया हुआ है तो टाइम पीरियड को अगर हम पलट देते हैं, व्युत्क्रम लिखते हैं, इन्वर्स इसका लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/f। तो अगर f का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सारा वैल्यू पलट जाएगा यानी 1/2 पाई इंटू अंडर रूट m BH/I। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो f स्क्वायर दैट विल इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर और m BH/I हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी के बदले f को यूज किया है और यहाँ पर इसे n दिया, यानी n स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पर सारे के सारे टर्म कांस्टेंट होंगे BH को छोड़कर, तो m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप पूछ रहा है एट अर्थ्स मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल पर जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है एक उत्तल लेंस
जिसका अपवर्तनांक आपको दिया हुआ 1.5 को पानी यानी 1.33 अपवर्तनांक है में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार करता है। यानी अगर किसी कन्वेक्स लेंस को किसी वाटर में अगर डुबाया जाता है तो ये कैसा व्यवहार करेगा, किस तरह का बिहेव करेगा, तो इसका बिहेव करेगा ये कन्वेक्स लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, बस फोकल लेंथ उसका चेंज हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच, पानी, लोहा, हीरा। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है यानी हीरा का होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, आँख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस में हम करेंगे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अबिंदुकता यानी ऑप्शन नंबर सी। अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है। द कलर ऑफ विजिबल लाइट इज ड्यू टू, तो ये ऑलवेज वेवलेंथ होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी तरंगदैर्घ्य। 47, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। अगर कोई पॉइंट सोर्स है ना, उससे कुछ डिस्टेंस पर जो हमारा वेव फ्रंट होगा उसका शेप कैसा होगा? तो इसमें आंसर होगा गोलाकार यानी स्फेरिकल, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है सतत, रैखिक, काली रेखा और काली पट्टी। तो सोलर स्पेक्ट्रम जो हमारा होता है वो सतत स्पेक्ट्रम यानी कंटिन्यूस दिया हुआ है, रैखिक स्पेक्ट्रम यानी लीनियर दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइंस यानी काली रेखा का स्पेक्ट्रम, और चौथा है स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बैंड यानी काली पट्टी का स्पेक्ट्रम दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी काली रेखा का स्पेक्ट्रम। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्ध आयु कहते हैं, यानी कि टोटल टाइम जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाता है, तो उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, इस पर क्या असर पड़ेगा? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी है यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है यानी डिक्रीजेस। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है 52 में, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, उनके बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत बल का मान क्या होगा? यानी दो चार्ज है, दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच का डिस्टेंस बीच जो फोर्स लग रहा है, एट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, विद्युत बल कह रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहा है, वो है एफ न्यूटन है। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर हाफ कर दिया जाए तो वो कितना होगा? तो आपको पता है कूलम्ब्स के लॉ से कि एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो अगर हम इस आर को हाफ कर देते हैं तो हाफ कर देने से ये r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी अब ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²/4, यानी ये 4 जब न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी जो आपका डिस्टेंस हाफ कर देंगे तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, तो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि इस चित्र में धारा I का मान क्या होगा। यहाँ पर I दिखाया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 4 एम्पियर का करंट इधर से 20 एम्पियर का करंट आ रहा है और 8 एम्पियर का करंट निकल जा रहा है।
यानी 20 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे 24 मिलता है, और 24 में से अगर 8 एम्पियर निकल जा रहा है तो बाकी का जो 16 एम्पियर है वो इस जंक्शन की ओर, इस संधि की ओर आ रहा है। अब 16 एम्पियर जो है यहाँ I और 8 में अलग अलग हो जा रहा है, तो 16 से एक तरफ 8 एम्पियर अलग हो रहा है, तो किरचॉफ्स के लॉ से जो I का वैल्यू है 16 माइनस 8 यानी कि 8 एम्पियर होगा। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मिल जा रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 54 में दिया हुआ है कि दो बल्ब है, दो बल्ब में एक का जो रेटिंग दिया हुआ है 25 वाट और 220 वोल्ट दिया है, और दूसरे का जो है 100 वाट एंड 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पावर और वोल्टेज दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस के साथ इसका क्या रिलेशन होता है? रेसिस्टेंस का होता है V²/P। तब आप इसका रेसिस्टेंस अगर R1 मान लेते हैं तो R1 इक्वल टू 220 इंटू 220/25 कर सकते हैं, और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 220 इंटू 220/100 कर सकते हैं। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो जैसा कि आप कैलकुलेट करके पाएंगे कि R1 का वैल्यू जो है R2 से ज़्यादा होगा, यानी 25 वाट का जो रेसिस्टेंस होगा वो 100 वाट के बल्ब से ज़्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, आमीटर और विभवमापी द्वारा। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है हमेशा विभवमापी द्वारा मापा जाता है, यानी पोटेंशियोमीटर के हेल्प से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें दिया हुआ है कि धातु का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये किसी भी मेटल का, धातु का कितना होता है? तो ये ऑप्शन बी सही है, हमारा इन्फिनिटी आंसर होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अगर हम किसी डिवाइस को यूज़ करते हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग डायनेमो कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। 58 में हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा और काल्पनिक एवं उल्टा। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा जो रेटिना होता है वो हमारे आई लेंस के पीछे होता है। तो आई लेंस कन्वेक्स होता है, तो कन्वेक्स पर जब भी कोई इमेज बनेगा तो वो रियल बनता है और उल्टा बनता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, विनाशी व्यतिकरण में पथांतर होता है। तो यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2n+1 इंटू λ/2। तो यहाँ हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी मापता है, ऊर्जा को मापता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 61 में दिया हुआ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? यानी विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें बामर श्रेणी आती है, बामर श्रेणी, बामर सीरीज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है? तो वेधन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा गामा किरणों की होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी गामा रेस का जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है
तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपको दिया हुआ है फुल वेव रेक्टिफायर में, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स इसमें इंक्रीज हो जाता है, यानी 100 हर्ट्ज का आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 64 में है, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें दिया हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि आपको पता है न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो इससे एक्सेलरेटेड नहीं होगा, उससे इफेक्टेड नहीं होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 65 है, भू तरंगों के लिए आवृत्ति सीमा, यानी फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ग्राउंड वेव्स। इसका आंसर ए हो जाएगा, 100 मेगाहर्ट्ज से अधिक होना चाहिए, मोर देन 100 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्नीफाइंग पावर, इसमें क्या होगा, बढ़ती है, घटती है, नहीं बदलती है, शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है, घटती है, नहीं बदलती है, शून्य हो जाती है। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे, ट्यूब का लेंथ बढ़ाएंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है बढ़ेगा। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो बढ़ेगा तो इमेज जो बनेगा, फाइनल इमेज, वो भी ग्रेटर डिस्टेंस पर हमारा बनेगा। तो इससे जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध होता है। तो यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में रिलेशन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको जैसा कि पता है कि जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा सा छोटा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी को जब आप देख रहे हैं तो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 LG, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यानी थोड़ा सा जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है इसे छोटा लग रहा है, यानी इसको जब आप बनाएंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0.84 के करीब आ जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 68, रेडियो सक्रियता का मात्रक पूछ रहा है। तो रेडियो सक्रियता यानी यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, तो क्यूरी में मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही है। उसके बाद है तनुकरण, एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन को किस में मापा जाता है, डेसिबल। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है कि 0 केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है 0 केल्विन पर अर्धचालक, तो 0 केल्विन पर अर्धचालक जो है कुचालक के जैसा व्यवहार करता है, अ बैड कंडक्टर 0 केल्विन पर। तो यहाँ तक हमने 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो अब आप लोग अपने अपने जो आंसर्स है इसको मिला सकते हैं और अपना जो आकलन जो है आपने कैसा लिखा है एग्ज़ाम में, परीक्षा में आपने कैसा लिखा है और आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये आप अपना अनुमान खुद लगा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ इसके हिसाब से आप अपने आगे की तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे। तो आगे के आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।